फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग दी सेशन ट्रायल और आज हम बात करने वाले हैं वारंट केस ट्रायल की। देखिए, दो तरह के केसेस होते हैं, एक सम्मन केसेस, एक वारंट केसेस, और दोनों के दोनों डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस होते हैं। इनकी डेफिनेशन में हम बात करेंगे। आज चैप्टर 19 जो बात करता है आपका, वो बताता है वारंट केस ट्रायल के बारे में। सेक्शन 238 से 250 तक चैप्टर 19। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जो आने वाले नए वीडियोज़ हैं उन वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ट्रायल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सेशन ट्रायल का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज वारंट केस ट्रायल है, समन ट्रायल और फिर समरी ट्रायल, चारों की चारों पे हम बात करेंगे। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सभी स्टेट जुडिशरी का कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये पूरी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी, और अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम कोशिश करते हैं लेके आने की। देखिए, सीआरपीसी में अगर हम बात करें, सीआरपीसी 1973 जो कि एक प्रोसीजरल कोड है, किसका? इंडियन पिनल कोड का। यहाँ पे ट्रायल जो है चार तरह के होते हैं। एक होता है आपका सेशन ट्रायल, जो सेशन कोर्ट में चलता है, जो आपका आता है सेक्शन 225 से लेकर के सेक्शन 237 तक। सेकंड आपका आता है वारंट केस ट्रायल। वारंट केस ट्रायल, ये वारंट केस ट्रायल जो है ये आपका 238 से 250 तक आता है। देन आपका आ जाता है सम्मन केस ट्रायल। सम्मन केस ट्रायल ये आपका 251 से लेकर के 259 तक है। और द लास्ट जो आपका है वो है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल भी हालांकि सम्मन केस ट्रायल ही फॉलो होता है, लेकिन समरीली उन केसेस को किया जाता है जिनकी 2 साल से कम की पनिशमेंट होती है, 260 से लेकर 265 तक। और एक प्ली बार्गेनिंग लास्ट में आ जाता है, वो इन सब के सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं, कह सकते हैं आप उसका एक तरह से। तो हम प्रीवियस अपने वीडियो में सेशन ट्रायल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख लें। और आज हम बात करेंगे अपने वारंट केस ट्रायल की, यानी सेक्शन 238 से 250 तक। तो इससे पहले कि वारंट केस, देखिए आपको वारंट केस से आप क्या समझते हैं ये जानना स्टूडेंट्स पहले बहुत ज़रूरी है। दो तरह के केसेस होते हैं, एक होते हैं आपके सम्मन केसेस, एक होते हैं आपके वारंट केस। दोनों के डिफरेंस को अगर आप समझना है तो जो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा वीडियो, उसको देखें, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डिफरेंस बिटवीन सम्मन केस एंड वारंट केस देख लें। देखिए, जो सम्मन केस है ये डिफाइन कहाँ पे है? 2KW में, यानी वारंट को जहाँ होना चाहिए था वहाँ क्या है? सम्मन केस है। इस तरह इसको याद रखें इस ट्रिक से। और जो वारंट केस है थोड़े से सीरियस होते हैं, तो जो एक्स है, आप देखें ना ऐसा क्रॉस लगा देते हैं, तो भाई जहाँ पे कोई चीज़ें डेंजरस होती हैं ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो एक्स, तो वारंट केस 2KX में डिफाइन है। अब इसका कहना है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो डेथ से पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से है, जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा, 2 ईयर से ज़्यादा है, ऐसे ऑफेंसेस को हम क्या कहते हैं? वारंट केस कहते हैं। वारंट केस इज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वारंट केस। अब वारंट केस जब आता है किसी कोर्ट के सामने ट्रायल के लिए, तो वो ट्रायल कैसे लेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम यहाँ पे। देखिए, वारंट केस ट्रायल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। अपना हेडफोन ऑन कर लिया होगा आपने, हाइलाइटर साथ में रखें, नोट पैड और पेन भी ऑन कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बनती हैं, जिस तरह का ग्राफ यहाँ मैं बनाता हूँ, प्लीज़ उनको भी बनाते चलें, आपको बहुत बेनिफिट होगा उन चीज़ों से। देखिए, वारंट केस ट्रायल को सबसे पहले हम किस चीज़ पे होगा? भाई कोई भी केस कैसे आएगा? पुलिस रिपोर्ट पे आएगा, यानी कि किसी इंडिविजुअल ने सेक्शन 154 में क्या लिखवाई? FIR लिखवाई। FIR के बाद पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया अंडर चैप्टर 12,
और उसके बाद 173 सेक्शन 173 में चार्जशीट पेश कर दिया, यानी चालान पेश कर दिया पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट पे। तो वारंट केस ट्रायल को हमने डिवाइड कर लिया कि केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। क्या है? फर्स्ट पार्ट। और ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? सेक्शन 238 से 243 तक आएगा। और जो सेकंड पार्ट की हम बात करें तो ये आ जाता है केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। भाई पुलिस रिपोर्ट के अलावा तो केस इंस्टीट्यूटेड से आप पहले क्या समझते हैं? देखिए मुझे ये बताइए। आपको याद होगा हमने सेक्शन 190 जब किया, जहाँ कॉग्निजेंस लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, कैसे लेते हैं? 3 चीज़ों में हमने बात की थी। फर्स्ट होता है आपका पुलिस रिपोर्ट पे, दूसरा होता है कंप्लेंट पे, और तीसरा होता है सुओ मोटो, यानी जहाँ मैजिस्ट्रेट खुद से कॉग्निजेंस ले ले। तो अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट वाली चीज़ तो आ गई यहाँ पे, और ये दोनों की दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ पे। कोई भी ऐसा केस जो पुलिस रिपोर्ट पे नहीं, किसी कंप्लेंट पे आया, वैसे आया है अदर देन पुलिस रिपोर्ट आया है, वो बात करेगा 244 से 247 तक। और एक तीसरा पार्ट भी यहाँ डिवाइड कर दीजिए आप, जो बात करेगा कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल की, यानी कि जो प्रोसीजर आपने यहाँ पुलिस रिपोर्ट पे फॉलो किया अंडर सेक्शन 173 जो पुलिस रिपोर्ट आई थी, पुलिस रिपोर्ट किसे माना जाएगा? जो 173 का चालान पेश होता है। और आपने यहाँ पर भी जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट है उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर बताया, तो वो भी आपने फॉलो कर लिया। ये दोनों ही चीज़ें फॉलो करने के बाद जो आपने डिसाइड किया, फिर आपको क्या करना है? कोर्ट को यहाँ पे डिसीजन देना, जजमेंट देनी है। तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पार्ट 3 जो है ये बात करेगा 248 से 250। और दीज आर द प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल सेम, ये दोनों के दोनों पर एप्लीकेबल होते हैं ये प्रोविजन। ये यहाँ पे याद रखिएगा। इस चार्ट को आपने बेरैक में बना लें, आपको बड़ा काम आएगा ये। अगर आप अपने तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा समझेंगे, लिंकिंग करेंगे, जैसे इसको पढ़ने लगे आप इसको 190 को भी पढ़िए, 154 को पढ़िए, 173 को पढ़िए, साथ ही 207 को पढ़िए। वारंट केस ट्रायल के साथ देखिए सीआरपीसी के कितने सारे सेक्शन आपको इंटरलिंक करने हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इन सभी सेक्शनों को इंटरलिंक करने लगेंगे ना तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। वारंट केस ट्रायल में 204 इशू ऑफ प्रोसेस पढ़िए, सेक्शन 87 पढ़िए। एक चीज़ के साथ जब इतनी चीज़ों को इंटरलिंक कर देंगे आप, योर माइंड विल बी ट्रेन टू जस्ट डू दिस थिंग्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन लिख लीजिएगा ये। इसके साथ आपको 207, आपका 204, 87, 190, 154, 173 ये सेक्शन इसके एडिशनल पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आप 360 पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी पढ़िएगा, 360 भी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। कई सारे सेक्शंस हैं, पूरा सेशन ट्रायल इसके साथ हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से इंटरलिंकिंग से कई सारे चैप्टर्स, कई सारे टॉपिक सीआरपीसी के आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी आ जाते हैं हमारे इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट जो है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। हमने बात की कि 173 में पुलिस रिपोर्ट आ गई। 173 पुलिस रिपोर्ट जो है 238 से 243 तक डील करता है। कंप्लायंस विद सेक्शन 207 में 207 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 207 क्या है? देखिए इंटरलिंक हो गया है अभी मैंने जैसे अभी आपको जो बताया कि पुलिस रिपोर्ट में जो भाई डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट उसको मिले कि नहीं मिले, आप जाकर 207 पढ़ेंगे। अभी हम उसको करेंगे साथ साथ। 239 बात करता है कि एक्यूज को कब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब मैजिस्ट्रेट साहब केस का ट्रायल चलाएंगे तो उनको डिस्चार्ज भी तो कर सकते हैं अगर केस नहीं बनता। अगर केस बन जाएगा तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगी। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद क्या होगा? जब चार्ज फ्रेम कर दिए तो एक्यूज से पूछा जाएगा ना, आर यू प्लीड गिल्टी? तो ये कहेगा यस। इफ ही से यस तो ठीक है भाई, इसको कन्विक्ट कर दो। और अगर ये मना करता है, ये कहता है क्या कि नो आई एम नॉट गिल्टी, आई वांट टू डिफेंड, तो ठीक है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफेंस का भी ले लेते हैं। अभी जो एक्यूज है तुम भी बताओ भी तुम क्यों गिल्टी प्ली नहीं कर रहे हो। और दूसरी आ जाती है यहाँ पे अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अदर देन पुलिस रिपोर्ट में क्या है कि सीधा प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेंगे। देखिए ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो 173 में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 161 की स्टेटमेंट्स होती हैं,
उन सब को कोर्ट एक तरह से इजी हो जाता है कोर्ट को डिसाइड करना, चीज़ें एग्जामिन करना। लेकिन जब कंप्लेंट पे आता है तो कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस को एग्जामिन करके ही कोर्ट को ये फाइंड आउट करना होता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग और नॉट। इसीलिए प्रोसिक्यूशन का पहले एविडेंस लिया जाता है, और अगर उसके एविडेंस में कोई दम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, एक्यूज्ड को बोलेंगे कि आप जाओ, यू आर डिस्चार्ज्ड। और अगर ये डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो भाई क्या प्रोसीजर करेंगे, भाई अगर गिल्टी प्ली करेगा तो क्या करेंगे, नहीं करेगा तो क्या करेंगे। अगर करेगा तो ठीक है कन्विक्शन दे देंगे, नहीं करेगा तो क्या होगा, एविडेंस लेंगे डिफेंस का। अब दोनों पार्टियों की बात सुनने के बाद क्या है, आइदर यू गिव एक्विटल और कन्विक्शन, या तो आप मुझे एक्विटल दोगे या कन्विक्शन दोगे। देखो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को भी समझना है आपको, डिस्चार्ज को और एक्विटल को। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्चार्ज आपका फ्रेमिंग ऑफिशियल से पहले होता है और एक्विटल आपका बाद में होता है। कन्विक्शन आपको पता ही है क्या होता है। अभी मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट नहीं आता है, उसकी एब्सेंस में क्या होगा। सिविल केसेस में हम पढ़ते थे ना एक्स पार्टी डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री पढ़ा है आपने, डिसमिसल ऑफ सूट पढ़ा है। तो वहाँ क्या है कि कंप्लेनेंट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, भाई तुमने मुकदमा किया, तुम ही नहीं आए तो क्या करेंगे, सूट को डिसमिस नहीं कर देंगे। अभी एक्विटल कर दिया, कन्विक्शन कर दिया, उसकी एब्सेंस में आपने क्या किया। अब मान लीजिए किसी ने ए ने क्या किया, बी के ऊपर जो मुकदमा किया, बी के ऊपर इसने फॉल्स एलिगेशन लगा दी, झूठा मुकदमा कर दिया। तो जब रीजनेबल कॉज नहीं था, क्या इसे कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए ऐसे आरोप का। तो आखिरी सेक्शन जो 250 है वो किसकी बात करेगा, कंपनसेशन की बात करेगा। अभी एक एक सेक्शन को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं 238 पे। ये कहता है कि कंप्लायंस विद सेक्शन 207। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को 207 पढ़ा है अभी आपने। देखिए जब कोई भी ऐसा सेक्शन आता है तो तुरंत उसको इंटरलिंक करें, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। ये कहता है कि जब किसी भी वारंट केस में जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है और वहाँ पे एक्यूज्ड अपीयर होता है या उसको लाया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के लिए, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, खुद को सेटिस्फाई करेंगे किस चीज़ के लिए, कि जो प्रोविज़न है भाई आपके 207 के वो यहाँ पे कंप्लाइड किए गए कि नहीं किए, फॉलो किए गए या नहीं किए गए। और 207 या किसकी बात करता है, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले क्या देखना है कि सप्लाई ऑफ कॉपीज टू एक्यूज्ड हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने 207 जब पढ़ा था तो हमने वहां बात की थी कि 207 क्यों जरूरी है, ताकि एक्यूज्ड जो है वो अपना डिफेंस रेडी कर सके। हाउ ही विल डिफेंड हिमसेल्फ, ही हैज टू प्रिपेयर हिज केस आल्सो। सो टू know the allegations, to know all about the case, he need the police report, other documents। 161 के बयान है, 164 के बयान है, भाई साथ में और डॉक्यूमेंट लगे हैं, FIR की कॉपी है, ये सारे के सारे उसको मिलने चाहिए। अगर नहीं मिले तो मैजिस्ट्रेट साहब दिलवाएंगे उसको। तो ट्रायल का सबसे पहला काम क्या, 207 को देखना है। सेशन में 208 को देखा था, क्योंकि 208 एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट की बात करता है। अभी देखिए पुलिस वाले साहब क्या करेंगे, पुलिस वाले साहब एक लेकर आए, इंस्पेक्टर साहब देख रहे हैं कि यार आइयो तुमने जो रिपोर्ट दी थी वो कैसी दे दी, कोर्ट ने तो डिस्चार्ज कर दिया उसको, यानी कि एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है पुलिस रिपोर्ट को और उसके साथ में जितने डॉक्यूमेंट आए हैं अंडर सेक्शन 173, इनका एग्जामिनेशन किया मैजिस्ट्रेट साहब ने, और मैजिस्ट्रेट को साहब को क्या लगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी अपॉर्चुनिटी दी गई सुनने की। पहले पुलिस रिपोर्ट को देखा गया, देखिए यहाँ पे अकेला वो नहीं था, पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन किया, जो आपका विक्टिम था प्रोसिक्यूशन था उसको दिया गया टाइम कि ठीक है भाई तुम बताओ क्या बात है, और साथ साथ यहाँ पे एक्यूज्ड को भी बोला गया कि तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी। अब दोनों की बातें सुनने के बाद बीइंग हर्ड, मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि वो कोई जो चार्ज अगेंस्ट के वो ग्राउंडलेस है, जो चार्ज लगाए गए हैं पुलिस रिपोर्ट में वो सारे के सारे ग्राउंडलेस हैं, तो इन दैट केस ही सेल, देखिए सेल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड।
और डिस्चार्ज कर दिया, इस बात का रीज़न भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों डिस्चार्ज कर दिया। ये तो हो गया डिस्चार्ज का। लेकिन अभी क्या है, आप मैजिस्ट्रेट हैं, आपको लगा कि नहीं यहाँ तो ग्राउंड तो बनता है, ऑफेंस तो किया गया है, तो अगला काम आपका आ जाता है चार्ज फ्रेम करना। अपने बेर एक्ट में लिख लीजिए सी आल्सो 228, सेक्शन 228 भी देखना, क्योंकि वहाँ भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज थी। कहाँ पे? सेशन को ट्रायल के लिए। देखिए जब ऐसे सेक्शंस के डिफरेंस को समझेंगे ना, आपको लैंग्वेज लगभग से एक जैसी मिलेगी, इससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। ये कहता है कि अगर कॉन्सिडरेशन और एग्जामिनेशन के बाद, हियरिंग करने के बाद, यानी कि पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन कर लिया, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुन लिया, तो मैजिस्ट्रेट साहब को लगा कि यहाँ पे ग्राउंड तो है भाई कि एक्यूज ने अपराध किया है और ये वारंट केस में ही ट्रायल होना चाहिए। और जो मैजिस्ट्रेट साहब उन्होंने ये भी पाया कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ ट्राई करने के लिए, मैं इनका कॉग्निजेंस ले सकता हूँ, ट्रायल चला सकता हूँ। तो अपने ओपिनियन में वो क्या करेगा, उसे पहले ये देखा कि मैं उसको एडिक्वेटली पनिश कर सकता हूँ कि नहीं। इस लाइन का मतलब समझिएगा। देखिए हम आपकी इंटरलिंकिंग कैसे कराते हैं, इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अब आप चले जाइए सीधे सेक्शन 28 और सेक्शन 29, यही लिख लीजिए यहाँ पे। 28 और 29 में क्यों गए हम? क्योंकि ये दोनों सेक्शन बात करते हैं कौन कितनी सजा दे सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपका सेकंड क्लास, ये 1 ईयर और 5,000 रुपीज़ फाइन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये आपका 3 इयर्स और फाइन 10,000। एक क्वेश्चन रेडी करा रहा हूँ मैं आपका यहाँ पे। सीजेएम साहब कितना दे सकते हैं? 7 इयर्स का। कोर्ट ऑफ सेशन ये कितना दे सकता है? एनी पनिशमेंट, यानी कि डेथ पेनल्टी भी ये दे सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, बट दे नीड टू कंफर्म विद द फ्रॉम द हाई कोर्ट अंडर 366, जहाँ पे एप्लीकेशन भेजी जाती है, और 368 में हाई कोर्ट की पावर है उसको अटेंड करने की। और हाई कोर्ट तो कोई भी पनिशमेंट दे ही सकता है। देखिए हमने एक साथ इसके साथ साथ कितने सेक्शंस कवर कर लिए हैं, ये पूरा का पूरा आपके काम आएगा। ये दोनों के दोनों सेक्शन आप देखिए, यहीं पे इंटरलिंक कर देना है। बेर एक्ट की लैंग्वेज की एक एक लाइन को पढ़िए। ही शैल फ्रेम इन राइटिंग चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो वो क्या करेंगे? चार्ज फ्रेम कर देंगे। अगर वो जेएमएससी है और वो देखते हैं कि 1 साल के अंदर सजा दे सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो वो अपने से सीनियर के पास उसको सबमिशन कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आपके कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होता है? कमिटल होता है। नाउ द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज, जो चार्ज आपने फ्रेम किया है, ये चार्ज जो है, ये चार्ज आप उसको क्या करेंगे? एक्यूज को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे एक्यूज के लिए। भाई पढ़ के सुनाना, उसको समझ में नहीं आया तो अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। और इससे क्या पूछेंगे आप? वेदर ही प्लीड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और नॉट, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं क्या उन। अब जनरली क्या होता है, गांव में जो पंचायत होती है तो क्या पूछा जाता है? भाई तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा है, आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? से यस और नो। व्हाट ही विल से यस, मानता हूँ जी, मैं मेरे से गलती होगी, या क्या मैं नहीं मानता, मैंने ऐसा नहीं किया। दो ही तो कंडीशन रहेंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल आप लाइफ से जोड़ के देखिए चीज़ों को। अगर उसने कह दिया यस देन वेरी गुड, तो सेक्शन 241 में हम क्या करेंगे? कन्विक्शन दे देंगे कि तुमने तो यस कह दिया भाई, अभी क्या करो आप उसको कन्विक्शन फाइल कर दो और उसको दे दो सजा। इफ द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, मैजिस्ट्रेट उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगा और अपने डिस्क्रिशन में उसको कन्विक्ट कर देगा कि कितनी सजा देनी चाहिए। वो मैजिस्ट्रेट साहब का डिस्क्रिशन है, नॉट बियॉन्ड द लॉ बट विद इन द लॉ। वो अगर मैक्सिमम मान लीजिए कहीं पे 3 साल हो सकता है, उसको 1 साल की दे, 6 महीने की दे, फाइन में छोड़ दे। क्यों पनिशमेंट कैसे रहती है? 2 ईयर्स और फाइन, तो वहाँ पे और फाइन भी तो है, तो वहाँ उनका डिस्क्रिशन आ जाता है मैजिस्ट्रेट का। इफ ही से यस देन ही विल कन्विक्ट, कन्विक्शन फाइल हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसने प्ली कर लिया है वहाँ पे। अब दूसरी बात क्या आती है? उसने कहा कि नो जी मैं नहीं मानता। उसने क्या कह दिया अभी? ही सेड नो, आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट प्ली गिल्टी। नॉट गिल्टी उसके कहने से तो नहीं चलेगा, तो कोर्ट का काम है। तो वहाँ पे क्या कहा जाएगा कि प्रोसिक्यूशन को बोला जाए भाई ठीक है तुम अपने एविडेंस लेकर आओ।
इफ एक्यूज्ड रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, 3 चीजें हैं यहाँ पे, जरा क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, अगर एक्यूज रिफ्यूज कर देता है पहली चीज, डज नॉट प्लीज दूसरी चीज, या क्लेम करता है कि मैं तो ट्रायल चलाऊंगा जी, मुझे ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट अंडर सेक्शन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं थोड़ा सा स्कोर क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा कवर हो जाएगा। और द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 241। द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 241। 241 अभी हमने पढ़ा है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी के ऊपर, ठीक है। प्ली ऑफ गिल्टी अगर किसी ने मान लिया तो क्या करेंगे, उसको हम दे देंगे कन्विक्शन। आप इस चीज को अपना थोड़ा सा हाईलाइट करें, सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ अभी 3 से 4 मिनट अपना ध्यान कहीं डिस्टर्ब नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी और आता है ना, और का मतलब होता है कि एक चीज एडिशनल है वहां पे, और को आप एंड की तरह समझिए, यानी कि और को हमेशा अपना एक अलग से सर्कल बना लीजिए, यानी वो अलग अलग कंडीशन की बात करता है। पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। तो मान लीजिए 241 में 241 हमने कह दिया ना कि नो करता है, तो सिर्फ नो की बात नहीं है, 241 में उसने क्या कह दिया, यस आई प्लीड गिल्टी, तो भी मैजिस्ट्रेट साहब का डिस्क्रिप्शन, हमने पढ़ा था पीछे वर्ड डिस्क्रिप्शन, मैजिस्ट्रेट साहब उसको क्या नहीं करते, कन्विक्ट नहीं करते, कन्विक्शन नहीं दे रहे हैं उसको, मैजिस्ट्रेट साहब कन्विक्शन नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 241 खोलिए अपना, वापस 241 पे जाइए और 241 बेरेक्ट खोलिए अपना और पढ़िए वहाँ पे क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट सेल रिकॉर्ड, क्या वर्ड यूज हुआ है, सेल। तो सेल से हम क्या समझते हैं 241 में कि वो मैंडेटरी होगा, लेकिन नहीं, ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको अलग से वो कर लीजिए, ये उस सेल के डिस्क्रिप्शन को क्या कर देती है, सेल को सॉरी मैंडेटरी दिखता है, लेकिन उस सेल को ये डिस्क्रिशनरी बना देती है। 242 की ये लाइन 241 के सेल को मैंडेटरी नहीं करती है, चाहे वहां पे सेल यूज क्यों ना हुआ हो, ये वाली लाइन उसको क्या करती है, डिस्क्रिशनरी बना देती है। यानी यस बोलने के बाद भी जज साहब ने उसको अगर सजा नहीं दी, कन्विक्शन नहीं किया, मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं इस पे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो विद द ट्रायल, ट्रायल पूरा होना चाहिए, तो वहाँ मैजिस्ट्रेट साहब एक डेट फिक्स कर देंगे कि विटनेस को एग्जामिन करेंगे। विटनेस कौन होंगे, प्रोसिक्यूशन के। 204 जब आप पढ़ते हैं, देखिए इंटरलिंकिंग बता रहा हूँ क्यों जरूरी है। 204 में हमने कहा था कि विटनेस की लिस्ट तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन की विटनेस की लिस्ट आनी चाहिए। ये 204 का प्रोवाइजो है, खोल के देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ में आप 314 को ही पढ़िए, 314 को। देखिए जब भी कोई चीज़ बताई जाती है ना, तो उसको रीड टुगेदर में लिख लिया करें, और सिर्फ लिखना नहीं है, वीडियो को अगर पॉज करके उसे देख लें तो और भी अच्छा है आपके लिए। उससे क्या है कि माइंड के सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं। 314 क्या बात करता है, ये ऑरल आर्गूमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ आर्गूमेंट की बात करेगा। अब प्रोवाइजो क्या है कि मैजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस द एक्यूज स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। हालांकि 207 ने ये चीज़ क्लियर कर दी है, पहले 238 में हमने ये बात कर ली थी, लेकिन ये अलग से प्रोवाइजो भी दे दिया गया है। मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देगा कि जी मेरे विटनेस को बुला दो, तो सम्मन इशू कर दिए जाएंगे किसको, विटनेस को, और उन्हें कहा जाएगा कि कोर्ट में आ जाओ टू अटेंड, गवाही देने के लिए आओ, कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए आ जाओ, कोई थिंग प्रोड्यूस करने के लिए। सब क्लॉज 3 कहता है कि जो फिक्स डेट है उस दिन मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल एविडेंस। भाई जितने भी प्रोसिक्यूशन को एविडेंस देने हैं, कोई अपना गवाह पेश करना है, कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है, कोई ऐसी थिंग है जो कोर्ट को दिखाना चाहता है, वो सारे के सारे कोर्ट क्या है उसके एविडेंस ले लेगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस यहाँ पे उस पूरा का पूरा लेगा। अभी 242 के सब सेक्शन 3 का हम एक प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो कहता है कि मैजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड, यानी कि मान लीजिए अभी 1 गवाह है, 2 गवाह हैं, 3 में 4, कितने विटनेस भी हो सकते हैं।
अभी पहले वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। एग्जामिनेशन इन चीफ आप कहाँ पढ़ते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 138 को देखिएगा। ये बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ की। जो पार्टी विटनेस को बुलाती है, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है, तो प्रोसिक्यूशन इसका क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा। यानी जो पार्टी अपने बेनिफिट के लिए बुलाती है वो, और फिर इसको क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा? डिफेंस, यानी कि एडवर्स पार्टी वहां पे इसको क्या करेगी? क्रॉस एग्जामिन करेगी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन को मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? डेफर कर सकते हैं कि एक बार सबकी गवाही होने दो, सारे विटनेसेस को आने दो, उसके बाद आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेना। दूसरा चीज यहाँ पे कहता है कि वो रिकॉल भी कर सकता है किसी विटनेस को जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है या क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपका प्रोवाइजो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 243 की बात करते हैं, एविडेंस फॉर डिफेंस। अभी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो गया, तो एक पार्टी की बात सुन ली, तो ऑडी एल्ट्रम पार्टम नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये एक लीगल मैक्सिम है जो बेस्ड है अपॉन दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये कहता है कि एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड, फिर एक्यूज को बुलाया जाएगा कि तुम अपनी बात रखो, अपना डिफेंस दो भाई, जो तुम्हारे पास एविडेंस है उनको प्रोड्यूस करो। और एक्यूज ने अगर कोई रिटन स्टेटमेंट दी है, जो एलिगेशंस में उसने खुद अपनी भी कोई स्टेटमेंट दी होगी। रिटन स्टेटमेंट हम कहाँ पढ़ते हैं? आपको याद है? सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट की बात करता है। तो रिटन स्टेटमेंट अगर कोई दी है तो मैजिस्ट्रेट उसको फाइल करेगा इधर को। रिटन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, उनके लिए जो मैं रिप्लाई देता हूँ। कौन? एक्यूज की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन के आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष रखा जाता है उसे रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। उसे मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड में फाइल करेंगे। फिर कहता है सब सेक्शन 2 में कि अगर एक्यूज्ड आफ्टर एंटर्ड इनटू डिफेंस, एक्यूज कहता है कि ठीक है जी मैं डिफेंस में इंटर करता हूं और मेरे विटनेसेस को बुला दो, आप कोई इशू प्रोसेस कर दो। किसको बुलाने के लिए? विटनेस को बुलाने के लिए, एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, या कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या दूसरी चीज के लिए। तो वहां पे मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? ही शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस ही कंसीडर दैट। वो प्रोसेस तो जारी कर देंगे, लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ वर्ड यूज हुआ अनलेस। अगर उसे लगता है कि जो एप्लीकेशन वो दे रहा है एक्यूज्ड वो वैक्सियस है और सिर्फ ट्रायल को डिले करने के लिए है, डिफीट कर रहा है एंड ऑफ जस्टिस को, यानी कि अगर वो वैक्सियस है, डिले फॉर और डिफीटिंग ऑफ एंड ऑफ जस्टिस है, और ऐसा ग्राउंड को वो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड में लिखा जाएगा एंड कि मैं उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर रहा हूं। क्यों रिफ्यूज कर रहा हूं? यहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। प्रोवाइजो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जो क्लियर कर देते हैं। प्रोवाइजो कहता है यहाँ पे कि दैट व्हेन द एक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन और हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस। ये बात कर रहा है कि जब एक्यूज ने प्रोसिक्यूशन के, जो कि 242 में लिया गया था प्रोसिक्यूशन का एविडेंस, वहां प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को उसने क्रॉस एग्जामिन कर लिया है, या उसके पास अपॉर्चुनिटी थी उसको क्रॉस एग्जामिन करने की अपने डिफेंस में आने से पहले। और अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल नॉट बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन, तो उसको इसमें नहीं बुलाया जाएगा। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक्यूज्ड एप्लीकेशन देगा कि जी मेरे विटनेस हैं ए, बी और सी, इनको आप बुला दीजिए, मेरे फेवर में देंगे। इसको हम बोलेंगे एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए? एग्जामिनेशन। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी एक डी आया था विटनेस, जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस था, उसे मैं क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ, उसको भी बुला दीजिए। एक्यूज ने क्या कहा? एक एग्जामिनेशन के लिए अपने 3 विटनेस और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कहा कि डी जो है वो किसका? प्रोसिक्यूशन का एविडेंस विटनेस था, उसको मैं क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ। तो प्रोवाइजो ये कहता है कि वह क्रॉस एग्जामिन या तो उसको पहले कर चुका है डी को प्रोसिक्यूशन एविडेंस में, या उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, तो उसे अंडर सेक्शन 243 नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जरूरी है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, ही कैन कॉल। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया गया बुलाने का मैजिस्ट्रेट को। समझ गए इस बात को? अभी 243 का नेक्स्ट सेक्शन देखिए। सब सेक्शन 3 कहता है यहाँ पे कि मैजिस्ट्रेट मे बिफोर समनिंग एनी विटनेस
ऑन एन एप्लीकेशन सबसेक्शन 2 रिक्वायर द रीजनेबल। भाई सीधी सी बात है, इसको देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लॉ में कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए जिससे आपका नॉर्मल बात चल जाए। ये कह रहा है कि खर्चा दो भैया, किसका खर्चा दो? एक्सपेंसेस किसके लिए दो? आप विटनेस को बुलाना है ना, तो यू हैव टू पे एक्सपेंसेस। तो कोर्ट में एक्सपेंसेस जो भाई विटनेस को बुलाओगे तो उसको खर्चा मिलता है, तो उनको आप दो, कोर्ट में जमा कराओ। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट। कोर्ट में आप वो पैसे जमा करा दो जो एविडेंस को बुलाने में जो खर्चा यहाँ पे होगा। 243 को माय डियर फ्रेंड्स, 243 इज इक्वल टू 233 मैक्सिमम। बस ये आपका जो सबसेक्शन 2 का प्रोवाइड जो है ये वहाँ पे नहीं है, बाकी देखेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। अभी देखिए आपका मेंटली आपको पता लग जाएगा कि आपने 242 में क्या किया, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया, 243 में आपने डिफेंस का एविडेंस लिया, तो बात खत्म हो गई ना, अब तो जजमेंट देना है। तो अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट यहाँ बात करेगा केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट में अगेन आई एम सेइंग 190 को रेफर करो। कॉग्निजेंस लेने के 3 तरीके, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, सुओ मोटो, इसको देखो साथ साथ रेफर कीजिए। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन लेंगे सबसे पहले, फिर एक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे अगर ग्राउंड नहीं मिलता है। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डिफेंस के एविडेंस लेंगे। यही 4 बातें यहाँ पे हैं, इनको देख लेते हैं। 244 कहता है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेना है। देखिए प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हमने इससे पहले कहाँ लिया था? पुलिस रिपोर्ट पे 242 में लिया था, और उसके जस्ट 2 ऐड कर दीजिए, 2 स्टेप आगे जाइए, क्योंकि 190 में देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 190 में पहले पे था पुलिस रिपोर्ट, दूसरा बच गया कंप्लेनेंट, और तीसरा बच गया कोर्ट सुओ मोटो। पुलिस रिपोर्ट कर लिया तो कितने बच गए? 2 बच गए। तो पुलिस रिपोर्ट का 242 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 244। ऐसे आप अपनी कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हैं। When in any वारंट केस, जब कोई भी वारंट केस जो आता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो एक्यूज्ड अपीयर होता है कोर्ट के सामने या लाया जाता है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे और सारे एविडेंस लेंगे। देखिए यहाँ तो थोड़ा छोटा कर दिया गया है चीज़ों को कि भाई प्रोसिक्यूशन आ गया डायरेक्ट, पुलिस रिपोर्ट का कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं देखना है, तुम आओ सीधे और एग्जामिन करते हैं। मैजिस्ट्रेट में अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन कहेगा जी मेरे कुछ गवाह बुलाने, विटनेस बुलाने हैं, तो बोलेगा ठीक है समन इशू कर देते हैं उन विटनेस को कोर्ट में आने के लिए। वो या तो विटनेसिंग देंगे या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या कोई अदर थिंग प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया, अब एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। एविडेंस लेने के बाद प्रोसिक्यूशन का मैजिस्ट्रेट साहब को लगा जो 244 में लिया गया है कि कोई भी रीजन ऐसा नहीं बनता, ग्राउंडलेस बात है ये। तो डिस्चार्ज करने से पहले रीजन रिकॉर्ड करना तो यह मैंडेटरी है। वो कह रहा है कि नो केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट, कोई केस नहीं बनता है, वैक्सियस है ये। और यहां पे इफ अनरिबटेड वुड वारंट हिज कन्विक्शन, अगर वो रिबट नहीं होता है तो क्या करेगा वहां पे? द मैजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज हिम, मैजिस्ट्रेट साहब उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मैजिस्ट्रेट साहब उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मैजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द एक्यूज एट एनी प्रीवियस स्टेज। अब देखिए यहाँ तो एविडेंस क्या है कि जब कंप्लेंट आई, कंप्लेनेंट को या फिर उसको विटनेसेस को क्या किया गया? एग्जामिन किया गया। सेक्शन 200 देखा किसके साथ? तुरंत सेक्शन 200 भी रेफर हो जाएगा यहाँ। जब कंप्लेंट पे आता है तो सेक्शन 200 में एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगा कि छोड़ दो, एविडेंस लिए बिना छोड़ दो। तो इस सेक्शन की कोई भी बात मैजिस्ट्रेट को प्रिवेंट नहीं करती है कि वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर सके किसी भी प्रीवियस स्टेज पे, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। लेकिन रीजन भैया जब भी छोड़ेंगे मैजिस्ट्रेट साहब तो रीजन तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्या रीजन? कि मुझे ये केस ग्राउंडलेस लगता है। क्यों लगता है? सो दैट कि अपीलेट या रिविजनल कोर्ट्स को ये इजीली जजमेंट से पता लग सके कि लोअर कोर्ट ने या फिर जिस मैजिस्ट्रेट साहब ने किस ग्राउंड पे इसको क्या किया है? डिस्चार्ज किया है। अभी 246 देखिए भाई, मान लीजिए डिस्चार्ज नहीं किया गया, ग्राउंड है यहाँ पे, तो एक तरह से यहाँ चार्ज फ्रेमिंग होगी। क्या होगी? चार्ज फ्रेमिंग। यहाँ बस नाम चार्ज फ्रेमिंग नहीं दिया गया है, चार्ज फ्रेमिंग इज इंक्लूडेड इन 246।
ये कह रहा है कि व्हेन सच एविडेंस हैज बीन टेकन एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर। मैजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई लग रहा है कि अपराध तो किया है, एक्यूज ने, आरोपी ने अपराध किया है और उसको अंडर दिस चैप्टर 19 में वारंट केस में ही उसका ट्रायल चलना चाहिए और मैं कम्पिटेंट टू ट्राई हूँ और एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम। यहाँ अगेन 28, 29, 1 year 5,000, 3 year 10,000, 7 years, डेथ पनिशमेंट 366, 368, हाई कोर्ट एनी पनिशमेंट। तो इस तरह से इन चीज़ों को ना रिवाइज करते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वो फ्रेम करेंगे राइटिंग में चार्ज। देखिए मैं क्या बोला था, इट इंक्लूड दी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यहाँ पे आप लिख लीजिए चाहे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करके, अपने इसे याद करने का तरीका हो जाता है, ईजी रहता है। द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज। चार्ज क्या है, उसको पढ़ के सुनाए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे और उसे पूछा जाएगा आर यू गिल्टी। देखिए फिर हम उसी प्रोसेस पे पहुंच गए। एक ही प्रोसेस है, सिर्फ सेक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है तरीके में, बाकी कुछ नहीं है। और हैज एनी डिफेंस टू मेक, यहाँ एक ही बात कह दी कि भाई गिल्टी प्ली करते हो या डिफेंस करना चाहते हो, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, आइदर से यस और नो, दो ही तो ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शन में कौन सा चूज करेगा, ये उसकी मर्जी है। अगर वो करता है यस, कहता है कि यस आई प्लीड गिल्टी, क्या बोला उसने, यस, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, प्ली को रिकॉर्ड करेंगे और उसको डिस्क्रिप्शन में कन्विक्ट कर देंगे। देखिए कन्विक्शन भी यही इसी सेक्शन में डाल दिया गया है, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल दी गई हैं। 240 एंड 41 दोनों के दोनों सेक्शन यहाँ डाल दिए गए। देखिए देखा जाए ना तो 240 प्लस 241 दोनों को मिला के 246 कर दिया कंप्लेंट के केस में। अब कन्विक्शन दे दिया तब उसने बोला था यस, अगर उसने नो कह दिया तो क्या करेंगे, नो कह दिया, आगे देखते हैं क्या करेंगे। इफ ही सेड नो देन सब सेक्शन 4, एक ही सेक्शन में सब चीज़ों का इसने वो कर दिया है। अगर एक्यूज रिफ्यूज कर देता है या डज नॉट प्लीड गिल्टी, क्लेम टू बी ट्राइड, और इफ एक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सब सेक्शन 3 बाई मैजिस्ट्रेट, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case। he shall mean मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अगर वो चाहता है, ये ही यहाँ पे शो करता है एक्यूज्ड को, किसको, एक्यूज्ड को। एक्यूज क्या चाह रहा है कि जी मुझे अगली तारीख दे दी जाए, और अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने कोई रीजन रिकॉर्ड कर दिया तो क्या करेंगे, ही विश टू क्रॉस एग्जामिन एनी, और किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है फॉर द प्रोसिक्यूशन हुज एविडेंस हैज बीन टेकन, किसी प्रोसिक्यूशन के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है। एंड इफ ही सेज ही डज सो विश द विटनेस नेम्ड बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड। भाई जिस विटनेस, वो कह रहा है कि जी मैं गिल्टी प्ली नहीं करता, आप सो एंड सो विटनेस को, जो विटनेस डी था फॉर द प्रोसिक्यूशन, उसको बुलाओ, मैं उसे क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ। तो जिसका विटनेस का वो नाम लेगा, कोर्ट क्या करेगा, उसे रिकॉल करेगा और उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो उसके बाद एक री एग्जामिनेशन भी है। री एग्जामिनेशन होता है, वो पार्टी जो इसने प्रोसिक्यूशन है वो उसको दोबारा से एग्जामिन करेगी, उसे री एग्जामिनेशन कहेंगे। दे शैल बी डिस्चार्ज, कौन डिस्चार्ज, विटनेसेस डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, और जो बाकी विटनेस बच जाएंगे प्रोसिक्यूशन के, वो उसके बाद लिए जाएंगे आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, उनको भी छोड़ दिया जाएगा, भी जाओ विटनेस का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे तो आपने विटनेसेस को छोड़ दिया है। अभी एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिए साथ साथ में, रीड विथ सेक्शन 275 एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक चीज़ अपने डायरेक्ट में यही लिख लीजिए कि इन केस ऑफ समन केसेस, समन केस में 274 के हिसाब से एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं और वारंट केस में 275 के हिसाब से होते हैं। दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, विटनेसेस को छोड़ दिया गया। अभी क्या देना है यहाँ, उसके बाद आता 247। भाई अभी तक तो प्रोसिक्यूशन की बात चल रही थी, अब एविडेंस का मौका किसको दिया जाएगा, डिफेंस को दिया जाएगा। एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू इंटर अपॉन हिज डिफेंस। अभी तक देखिए आप कहेंगे कि डिफेंस तो पिछले सेक्शन में भी था, वहाँ वो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था फॉर द विटनेसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे उसे कहा जाएगा कि वो अपने एविडेंस दे, और 243 के जो प्रोविजन है
वो सारे के सारे यहाँ पे लागू होंगे। अभी हमने 243 किया ही था, तो 243 एविडेंस फॉर डिफेंस था पुलिस रिपोर्ट पे, वो सेम बातें यहाँ पर लागू होंगी। ये तो हो गए जनरल प्रोविजन की बात। अभी चलते हम लास्ट पे, यानी कि हमारे थर्ड पार्ट में, जो एक्विटल कन्विक्शन की बात करेगा। पार्टी नहीं है तो क्या होगा, और आपने अगर झूठा मुकदमा कर दिया है, वैक्सियस कर दिया है, तो इन दैट केस क्या होगा। अभी देखिए 248 में क्या है, एक्विटल देना या कन्विक्शन देना है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे हो चाहे वो किसी दूसरे उस पे हो। दोनों चीज़ों में एविडेंस के भी, प्रोसिक्यूशन के भी एविडेंस लिए गए और आपके एक्यूज्ड के भी यानी डिफेंस का भी आपका एविडेंस लिया गया। अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अगर उनको लगा कि चार्ज फ्रेम किए गए हैं और मैजिस्ट्रेट को मिलता है कि एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, दोनों के एविडेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को लगा कि कोई गिल्टी नहीं है, तो क्या करेंगे कि इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, एक्विट किया जाता है, नॉट डिस्चार्ज, देयर विल बी एक्विटल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं आपके ऑलरेडी। उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है, ये कहता है कि जहाँ पे मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो गिल्टी है, यहाँ पे क्या लगा था कि नॉट गिल्टी, यहाँ लगा कि गिल्टी, फाइंड्स द एक्यूज्ड गिल्टी but does not proceed in accordance with the provision of section 325 360, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to law। 360 क्या होता है, जहाँ एडमोनिशन दे के छोड़ दिया जाता है। 325 में क्या होता है, 325 में केस सीजेएम के पास भेजा जाता है, यानी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मैं सफिशिएंट नहीं दे सकता तो मैं सीजेएम को केस सबमिशन कर दूंगा, सीजेएम वहाँ पे डिसाइड करेंगे। और सीजेएम को यहाँ फुल पावर होती है कि सभी विटनेस को दोबारा बुला सकता है, इस सेक्शन को भी रेफर कर लीजिएगा, और वो वहाँ पे कन्विक्शन दे सकता है। अब आ जाइए 248 के सबसेक्शन 3 के ऊपर। अब यहाँ प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है। आपको याद हो हमने सबसेशन ट्रायल किया था, तो वहाँ 236 में हमने प्रीवियस कन्विक्शन की बात की थी। आईपीसी में भी हम सेक्शन 75 में चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के ऑफेंसेस में प्रीवियस कन्विक्शन की बात करते हैं। तो प्रीवियस कन्विक्शन क्या है कि भाई प्रीवियस कन्विक्शन में एक ही बात में डायरेक्ट बाद में पढ़िएगा, पहले मेरी बात समझ लीजिए। ये कह रहा है कि मान लीजिए ए यहाँ पे प्रोसिक्यूशन था और बी यहाँ पे एक्यूज था, डिफेंस साइड से था। बी को दे दिया गया कन्विक्शन, या क्या दे दिया जाएगा, एक्विटल, ये चीज़ें मिलेंगी। अब ए कह रहा है कि जी ये पहले भी ऐसे ऑफेंस कर चुका है, ये अपराधी है, पहले भी इसको सजा हो चुकी है, तो ये बात कोर्ट तभी सुनेगा ए कि जब उसको कन्विक्शन दिया जाएगा, और आफ्टर कन्विक्शन सुनेगा। कन्विक्शन होने से पहले या एक्विटल होने के केस में या डिस्चार्ज होने के केस में ए की बात ना तो कोर्ट सुनेगा और ना ही वो चार्ज फ्रेम करे और ना ही उसे पढ़कर सुनाएगा एक्यूज्ड को, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन तभी आपका रोल में आएगा जब उसको कन्विक्शन मिला हो, अदरवाइज नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। सेक्शन पढ़ लेते हैं हम। ये कह रहा है कि वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7, वहाँ पे दे दिया गया अंडर सबसेक्शन 7 कर दिया ऑफ 211, एक्यूज डज नॉट एडमिट। 211 में क्या होता है, चार्ज फ्रेमिंग होती है। यू हैव टू रेफर दिस आल्सो। चार्ज फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। 211 में चार्ज फ्रेमिंग को पढ़िएगा। और एक्यूज डज नॉट एडमिट दैट, एक्यूज ने कहा कि जी मेरे ऊपर तो पहले कोई ऐसा चार्ज नहीं लगा। 211 भी प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है, तो इसने कहा कि पहले मैं कभी भी ऐसी सजा नहीं मिली है, तो उसका प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये उसके ऊपर क्या लगा दिया गया, आरोप लग गया एक। और मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कन्विक्शन के बाद वो एविडेंस लेगा। प्रीवियस कन्विक्शन के बाद, इस लाइन को बिल्कुल हाईलाइट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ही हैज बीन कन्विक्टेड दिस साइड एक्यूज्ड, उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट लेगा और अपनी फाइंडिंग्स को वहाँ रिकॉर्ड करेगा। अब प्रोवाइजो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। प्रोवाइजो यहाँ कहता है कि नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट साहब वो चार्ज रीड आउट भी नहीं करेंगे, और ना ही एक्यूज से उसके बारे में प्लीड पूछा जाएगा कि आर यू प्ली गिल्टी, नो, इस चार्ज के लिए नहीं पूछा जाएगा। और ना ही प्रीवियस कन्विक्शन जो है
प्रोसिक्यूशन के द्वारा रेफर किया जाएगा, कोई एविडेंस नहीं लिया जाएगा जब तक कि एक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड, जब तक एक्यूज्ड को कन्विक्शन नहीं मिल जाता। समझ गए मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए अब चलते हैं कि मान लीजिए किसी वजह से पार्टी आई नहीं। कौन सी पार्टी? प्रोसिक्यूशन। कंप्लेनेंट साहब नहीं आए तो उस केस में क्या होगा? देखिए जब कंप्लेनेंट नहीं आता है तो ये सब कोई भी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होती है किस पर? कंप्लेंट के ऊपर। ये कब लागू होगा? ये कंप्लेंट के मैटर में लागू होगा। तो जिस तारीख भी जो हियरिंग ऑफ द केस था उस दिन कंप्लेनेंट आया नहीं, कंप्लेनेंट क्या हो गया? एब्सेंट हो गया, और ऑफेंस जो है वो लॉफुली कंपाउंडेबल था। कंपाउंडेबिलिटी हम कहाँ बात करते हैं? सेक्शन 320 में दिया गया है। कंपाउंडेबल सब सेक्शन 1 बात करता है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, और दूसरा बात करता है विद परमिशन ऑफ कोर्ट। और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कंडीशन क्या आ गई कि कंपाउंडेबल है अंडर सेक्शन 320, और क्या है? वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी कंप्लेंट दी गई थी। इन दोनों ही कंडीशन में अगर पार्टी नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं आता है तो मैजिस्ट्रेट साहब अपना विवेक यूज करेंगे, विवेकानुसार डिस्क्रिशन को यूज करते हुए, चाहे सीआरपीसी में कुछ भी दे रखा हो, दैट डजंट मैटर, एट एनी टाइम बिफोर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, चार्ज फ्रेम होने से पहले क्या करेंगे? एक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे। एक्यूज क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कंडीशन याद रखिएगा, कंपाउंडेबल और नॉन कॉग्निजेबल। 250 लास्ट सेक्शन है, कंपनसेशन की बात करता है। ये कह रहा है कि जब कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ कंप्लेंट पर, या फिर इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर और टू अ मैजिस्ट्रेट, इन तीनों कंडीशंस में केस हो गया, और वहां पे वन और मोर पर्सन इज और आर एक्यूज बिफोर अ मैजिस्ट्रेट ऑफ ऑफेंस, भाई मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को लाया गया। अब यहाँ क्या हुआ? मैजिस्ट्रेट साहब ने जब केस को सुना तो उन्होंने पाया कि उसको डिस्चार्ज एक्विटल हो गया। ए, बी और सी तीन लोग थे, तीनों को एक्यूज बना के कोर्ट में लाया गया। अब कोर्ट ने पाया कि ये तीनों के तीनों जो है इनको दे दिया, डिस्चार्ज कर दिया या एक्विटल कर दिया। अब इनके ऊपर तो झूठा मुकदमा हो गया ना, तो जो कंप्लेनेंट था, मान लीजिए जेड यहाँ कंप्लेनेंट था, जेड ने ये केस किया था, तो जेड को कोर्ट बुलाएगा और बोलेगा कि इनको तो भाई हमने छोड़ दिया है। अब ये बताओ कि अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है, वहीं पे है जिसकी कंप्लेंट पे ये हुआ था, तो उसे क्या बोला जाएगा कि शो कॉज, भाई क्यों ना तुम्हारे ऊपर कंपनसेशन डाला जाए, तुम इनको कंपनसेशन क्यों नहीं पे करोगे। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे सम्मन भेजा जाएगा कि सम्मन आओ भी कोर्ट में और इस बात का कारण बताओ, कारण बताओ कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। एक शो कॉज नोटिस इशू उसको कर दिया जाएगा और वहां पे कंपनसेशन अलाउ कर सकते हैं। हम कंपनसेशन का अलाउ करेंगे सब सेक्शन 2 में करेंगे। मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे फिर, वो जो कॉज बताएगा ना कि क्यों नहीं करना चाहिए साहब, उसको रिकॉर्ड करेगा। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ फाइन है इसको आप ध्यान रखिएगा, जो इम्पोज होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका आ जाता है जितना कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन। यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कितना है 5,000 रुपये, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कितना है 10,000 रुपीज़। इससे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो ये अगर दोनों ट्रायल कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा कंपनसेशन ये नहीं दे सकते। अभी मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे कि वो आदेश जारी करेंगे कि ये कंपनसेशन दो इनको, तुमने इनके ऊपर गलत केस किया है। और अगर वो भी पे नहीं करता, डिफॉल्ट कर देता पेमेंट में, तो उसको ये सज़ा दी जा सकती है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी कि 1 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है आपको। यहाँ पे ये यहाँ पे याद रखें, किसकी 1 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है। और ये कहता है कि जो सेक्शन आपका 68 और 69 है, ये क्या कहते हैं, 68 कहता है कि अगर वो फाइन पे कर देगा तो छोड़ दिया जाएगा। 69 कहता है प्रोपोर्शनेट में, अगर 1 महीने की सजा दे दी, वो 15 दिन काट चुका है और फाइन था 2,000 रुपये, और फिर 1,000 रुपये पे कर दिया तो बाकी के 15 दिन छोड़ दिया जाएगा। तो 68 और 69 जो कि
63 से 70 आईपीसी किसकी बात करते हैं? फाइन की बात करते हैं, वो यहाँ पे लागू होंगे। फिर ये कहता है कि नो पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड। भाई ये कंपनसेशन तो तुमको देना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी, यानी उसकी क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी रहेंगी जो ऊपर उसने कंप्लेंट की उसके रिगार्डिंग। अब मान लीजिए उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर कोई केस हो जाता है तो वहाँ पे उसको कैसे एडजस्ट करें, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ ये कह रहा है कि प्रोवाइजो कि जो अमाउंट उसने पे किया है एक्यूज्ड को, और कोई सिविल लिटिगेशन में, कोई सिविल सूट में क्या होता है कि उसको कंपनसेशन अवार्ड कर दिया जाता है इन द सेम सब्जेक्ट मैटर। तो ये भाई जो यहाँ पे जितना भी कंपनसेशन दिया है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि देखिए जो अपील होगी ना, सबसेक्शन 6 ये चीज़ क्लियर कर देता है कि जो अपील करेगा, अपील भी तो होगी ना उसके खिलाफ। अपील देखिए कौन था? कंप्लेनेंट था। कंप्लेनेंट ने क्या किया? एक गलत मुकदमा दायर किया ग्राउंडलेस, किसके खिलाफ? ABC के खिलाफ। कोर्ट ने कंप्लेनेंट के ऊपर, जेड था उसके ऊपर डाल दिया कंपनसेशन। तो अपीलेट कोर्ट में कौन जाएगा? ये थोड़ी जाएंगे, ये जिसको कंपनसेशन देना वो जाएगा। और इसकी अपील लाइक एन एक्यूज्ड होगी। मान लो किसी एक्यूज्ड के ऊपर फाइन लगा दिया गया हो, ठीक है, इस तरह से इसकी अपील का भी होगा। अब सब सेक्शन 6 भी देख लेते हैं। ये कहता है कि कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 2। अब मान लीजिए उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास JMSC ये कंपनसेशन का ऑर्डर करते हैं तो एक्सीडिंग 100 रुपीज़, 100 रुपये से ज़्यादा का कर देते हैं तो ही में अपील, यानी कि आप इसे देखिए 100 रुपये से कम में तो अपील भी नहीं कर सकते आप। ये आपका सेक्शन 6 क्लियर कर देता है। 100 से ऊपर है तो अपील वहाँ पे हो जाएगी। अभी आते हैं सब सेक्शन 7 पे। ये यहाँ पे क्या कहता है इसको क्लियर कर लेते हैं कि जब ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे अगर अपील है तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि देखो आपने अपील कर दी, भाई वहाँ पे कंप्लेनेंट ने क्या किया? अपील कर दी, तो जब तक वहाँ पे अपील का डिसीजन नहीं आएगा तब तक पे नहीं किया जाएगा। कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अपील। मान लीजिए वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो भैया 30 दिन तक आपको पे नहीं करना है, और अगर अपील कर दी तो अपील का डिसीजन आने तक पे नहीं करना है। लेकिन ये तो हो गया अपील। मान लो कोई नॉन अपीलेबल केसेस हैं, तब क्या होगा? अब मान लीजिए जो कोई ऐसा मैटर है, केस है जिसमें कि अपील नहीं कर सकते आप, तो वहाँ कितना टाइम पीरियड दिया गया है? वहाँ दिया गया है 1 मंथ 30 डेज। 30 डेज की पनिशमेंट थी और 30 डेज तक ही ज़रूरत नहीं है उसे देने की। और यहाँ एक और चीज़ कह देता है लास्ट में कि ये प्रोविज़न देखिए इसलिए पढ़ लीजिए कि सम्मन केस और वारंट केस दोनों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? दोनों पर लागू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको ये पूरा हमारा वारंट केस ट्रायल का वीडियो कैसा लगा। आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दें, साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक्स जो है एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक में भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।